जिस चाइना को आज हम जानते हैं, जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है और जहां पर बनाए हुए प्रोडक्ट्स आज लगभग पूरी दुनिया में यूज करे जा रहे हैं, और जिस चाइना के इन सभी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ये चाइना हमेशा से ऐसा नहीं था, इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। अगर हम चाइना की हिस्ट्री को इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो चाइना में बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज यानी राजवंश आए, जिनके आने से चाइना में ग्रोथ हुई, फिर चाइना को फेलियर का सामना करना पड़ा, फिर से कोई राजवंश आया और किंग डायनेस्टी के आने तक ये सब कुछ ऐसे चलता रहा। 1644 से 1912 के बीच चाइना अपनी टेरिटरीज को मैक्सिमाइज कर चुका था। दुनिया की लगभग 1/3 पॉपुलेशन पर किंग डायनेस्टी का कंट्रोल था। लेकिन तभी ग्रेट ब्रिटेन की एंट्री हुई और उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जिनके साथ किंग डायनेस्टी को बहुत बुरी तरह से फेल करके रख दिया गया। और फिर ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर चाइना के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू करा। चाइनीज लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होने लगी और चाइना की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी जितनी की पहले कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन आज के टाइम पर चाइना जो बन चुका है उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि कैसे कोई देश जिसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, जिस पर ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने कंट्रोल कर रखा था, वो देश आज वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। I mean, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 40 सालों में चाइनीज लीडर्स ने ऐसे क्या कर दिया? और जब 18th सेंचुरी में चाइना यानी किंग डायनेस्टी इतना बड़ा और पावरफुल हुआ करता था, तो कैसे ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने इसको बर्बाद करके रख दिया? यही सब जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। एटीन सेंचुरी में चाइना अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पर था, यानी अपने आप को एक्सपेंड करने में भी और प्रोडक्शन के मामले में भी। दोस्तों, चाय, पेपर, सिल्क, पोर्सलिन और इसके अलावा बहुत सारी इन्वेंशंस चाइना ने बहुत पहले कर ली थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम किंग डायनेस्टी बाकी दुनिया के मुकाबले कितना ज्यादा एडवांस था और इसके पास हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद थे। 1757 में चाइना के राजा के द्वारा एक रूल बनाया गया कि अगर कोई भी बाहर वाला यानी फॉरेनर और स्पेशली ब्रिटिशर्स चाइना में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो सिर्फ कैंटोन नाम के शहर में ही ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा उनको पूरे चाइना में कहीं पर भी ट्रेड करने की परमिशन नहीं है। उस टाइम चाइना में जो करेंसी यूज करी जाती थी वो थी सिल्वर और ब्रिटेन में गोल्ड को एज अ करेंसी यूज करा जाता था। अब ब्रिटेन वालों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चाइना से ट्रेड करने के लिए पहले उनको स्पेनिश एम्पायर से सिल्वर को खरीदना पड़ता था और उसके बाद वो चाइना के साथ ट्रेड कर पाते थे और इसी वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। 1792 में ब्रिटिशर्स ने किंग डायनेस्टी से रिक्वेस्ट करी कि हमें कैंटोन शहर के अलावा बाकी चाइना में भी ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। लेकिन किंग डायनेस्टी की तरफ से ये जवाब दिया गया कि भाई सुन, हमारे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार अब अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, हमें इन चाइनीज का कुछ करना पड़ेगा। और काफी टाइम तक सोचने के बाद जो उन्होंने सोल्यूशन निकाला वो था बिजनेस ऑफ ओपियम यानी अफीम। उस टाइम ओपियम की कल्टीवेशन होती थी हमारे इंडिया में और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू चाइना में ओपियम को बेचना शुरू कर दिया। यानी अब ब्रिटेन ने चाइना से चाय और बाकी प्रोडक्ट्स लेने के बदले में उनको ओपियम को बेचना शुरू कर दिया था। वैसे तो चाइना में ओपियम का यूज मेडिसिनल पर्पसेस के लिए करा जाता था, लेकिन धीरे धीरे चाइना में ओपियम इतनी ज्यादा फैल गई कि वहां के लोगों ने इसका नशा करना शुरू कर दिया और 17th सेंचुरी में लाखों लोग ऐसे थे जो कि ओपियम के साथ बहुत बुरी तरह से एडिक्ट हो चुके थे। और इसी वजह से किंग डायनेस्टी के राजा ने ये डिसीजन लिया कि चाइना से ओपियम को बैन करा जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं कि वो अब चाइना में ओपियम का बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन इस बात से ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ओपियम बैन होने के बाद उन्होंने चाइना में ओपियम की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। अब चाइनीज गवर्नमेंट को तो पता था कि ये ब्रिटिशर्स ही हमारे यहाँ पर ओपियम को लेकर आ रहे हैं, इसलिए स्मगलिंग को रोकने के लिए और ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए किंग डायनेस्टी के राजा ने 1839 में चाइना में जितने भी ओपियम के स्टॉक्स लोगों ने स्मगलिंग करके जमा कर रखे थे उनको आग लगवा दी और इसी बात से ब्रिटिशर्स और किंग डायनेस्टी के बीच टेंशन्स बढ़नी शुरू हो गई और ब्रिटिशर्स ने चाइना पर हमला करने के लिए अपनी नेवी को चाइना भेज दिया और लगभग 1.5 साल में ही पूरे चाइनीज डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया और इस वॉर को नाम दिया गया फर्स्ट ओपियम वॉर। 1842 में इस ओपियम वॉर में हार जाने के बाद ब्रिटेन और किंग डायनेस्टी के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसको ट्रीटी ऑफ नैनजिंग कहा जाता है।
इस ट्रीटी में हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया गया और साथ ही में कैंटोन के अलावा चाइना में ट्रेड करने के लिए बाकी 4 पोर्ट्स को भी खोल दिया गया। अब ऐसा नहीं था कि अगर चाइना वाले ब्रिटेन से हार गए थे तो अब चाइना की गवर्नमेंट को ब्रिटिशर्स चला रहे थे, नहीं। हालांकि होता सब कुछ वैसे था जैसे कि ब्रिटिशर्स ऑर्डर करते थे, लेकिन फिर भी चाइना की गवर्नमेंट और वहां के बाकी सारे काम चाइनीज लोगों के द्वारा ही करे जा रहे थे। जब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इतने पावरफुल चाइना को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, तो बाकी देशों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि चाइना तो पहले से इतना कमजोर हो चुका है, हमें भी इसके ऊपर हमला करना चाहिए और इसके रिसोर्सेज को अपने देश की तरक्की के लिए यूज करना चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट ओपियम वॉर में हार जाने के बाद चाइना ने और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनमें भी इनकी हार हुई, जैसे कि सेकेंड ओपियम वॉर, साइनो फ्रेंच वॉर, साइनो जैपनीज वॉर। इसके अलावा बहुत सारे बाकी एम्पायर्स ने चाइना के साथ अनइक्वल ट्रीटीज करी और हर किसी ने चाइना को अपने फायदे के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज करा, और उन ट्रीटीज को आप यहाँ देख सकते हो। इन ट्रीटीज की वजह से किंग डायनेस्टी की जमीन के हिस्सों पर बाकी एम्पायर्स ने कंट्रोल कर लिया था। इस टाइम पर आकर चाइना काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और साथ ही में एक और प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी, और वो थी ताइपिंग रिबेलियन। चाइना में रहने वाले लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ इस रिबेलियन की शुरुआत करी थी, लेकिन 1864 में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा इस रिबेलियन को खत्म कर दिया गया था, और इस रिबेलियन में लगभग 20 मिलियन से 70 मिलियन लोग मारे गए थे। किंग डायनेस्टी में रहने वाले जो लोग थे, मतलब जो चाइनीज थे, वो ब्रिटिशर्स या फॉरेनर्स को नफरत करते थे, क्योंकि उनके देश की इतनी बुरी हालत का रीजन वही थे। इसलिए 1899 में चाइना में फिर से एक रिबेलियन की शुरुआत हुई, जिसको बॉक्सर रिबेलियन कहा जाता है। इस रिबेलिएशन में जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हम अपनी चाइना को दोबारा से पहले जैसा बनाएंगे, अपने राज्य को दोबारा से पावर में लेकर आएंगे और इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे। हालांकि ये रिबेलियन चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट ने इस बॉक्सर रिबेलियन को खत्म करने के लिए काफी सख्त कदम उठाए, क्योंकि वो इस रिबेलियन को उस तरह नहीं देख रहे थे जिस तरह ये लोग देख रहे थे। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इस रिबेलियन को रूल्स के खिलाफ और वायलेशन की तरह देखा जा रहा था। काफी टाइम बाद 1901 में बाकी एम्पायर्स की आर्मी के द्वारा इस रिबेलियन को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन इस रिबेलियन के खत्म होने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिशर्स और बाकी एम्पायर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा मजाक किया। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट खुद बॉक्सर रिबेलियन के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट से 450 मिलियन सिल्वर कॉइन्स की मांग करी गई, यानी फाइन लगाया गया, और इस फाइन को या वॉर रिप्रेशन को खत्म करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अगले 30 सालों तक बाकी एम्पायर्स को सिल्वर कॉइन्स पे करे थे। 1911 में चाइना में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनती है, और तब तक सब कुछ चेंज हो चुका था। बाकी कंट्रीज चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसलिए जब 1920 में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने यूरोपियन पावर्स को कहा कि अब हम उन पुरानी ट्रीटीज को नहीं मानेंगे और आपको हमारे साथ सही और इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस पर ट्रेड करना होगा, जिससे हमारा भी फायदा हो, तो यूरोपियन पावर्स ने कहा कि चलो ठीक है। इसके बाद फिर 1927 में चाइना में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच सिविल वॉर की स्टार्टिंग हुई। नेशनलिस्ट की हार हुई और 1949 में चाइना बना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और इसके प्रेसिडेंट बने माओ जेडोंग। 1930 तक आते आते ट्रीटी ऑफ नैनजिंग के अलावा चाइना के साथ जो भी ट्रीटीज करी गई थी उन सबको खत्म कर दिया गया, और इस ट्रीटी को तब खत्म करा जब 1997 में दोबारा से हांगकांग चाइना के कंट्रोल में आया था। हालांकि माओ जेडोंग ने जब चाइना को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करा तो बहुत सारे लोग उनको ग्रेट लीडर मान रहे थे, लेकिन बाद में यही माओ जेडोंग लोगों के लिए डिक्टेटर बन गए। माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी चाइना की हिस्ट्री से काफी ज्यादा प्रभावित थी और उनका बस एक एम था कि चाइना की ग्रोथ को बाकी देशों से आगे लेकर जाना है। माओ जेडोंग ने पावर में आते ही सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, और ये लैंड रिफॉर्म्स कुछ ऐसे थे कि जिनके पास ज्यादा जमीन है या फिर जो अमीर लोग हैं उनसे उनकी जमीनों को छीनकर बाकी लोगों में बांट दो, और जो कोई भी माओ जेडोंग के खिलाफ बोलता था या तो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जाता था या फिर उसको मार दिया जाता था। माओ जेडोंग की इस पॉलिसी को 1951 तक ही चलाया गया और इस पॉलिसी की वजह से लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद फिर 1958 में माओ जेडोंग दोबारा से एक पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ जेडोंग का कहना था कि अगले 5 सालों में
वो चाइना की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो स्टील प्रोडक्शन 1957 में 5 मिलियन टन थी, उसको 1962 तक 100 मिलियन तक लेकर जाना। इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी में माओ जेडुंग ने लोगों से फोर्सफुली काम करवाना शुरू कर दिया। लोगों के सारे राइट्स छीन लिए गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें सबसे दिन रात खेतों में और फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था। सभी फार्म्स और फैक्ट्रीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। जो लोग दिन रात काम करते थे उनको उनके काम के लिए इंसेंटिव भी नहीं दिए जाते थे। उनको हर रोज टारगेट दिए जाते थे कि अगर तुम लोगों ने आज इतना काम करा तभी खाने के लिए कुछ मिलेगा, अदरवाइज भूखे रहना पड़ेगा। इसके बाद माओ जेडुंग ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक और आइडिया इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने कहा कि जितनी भी स्पैरोज हैं सबको खत्म करो, क्योंकि इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, फसलें खराब होती हैं और हमारी जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी कम होती है। लेकिन माओ जेडुंग को ये मालूम नहीं था कि उनका जो ये आइडिया है वो इकोसिस्टम के खिलाफ है। जब लोगों ने स्पैरोज को मारना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से खेतों में इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। फसलों को और भी ज्यादा बीमारियां लगनी शुरू हो गई। जहां माओ जेडुंग ने सोचा था कि वो ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वहीं पर अब ग्रेन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन लोगों से लगातार फोर्सफुली काम करवाया जा रहा था और इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, जिसकी वजह से ग्रेन प्रोडक्शन लगातार कम हो रही थी। और कुछ टाइम बाद हाल ऐसा हो गया कि स्टारवेशन की वजह से चाइना में हजारों लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, इस टाइम चाइना के लोगों का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि उन्होंने अपना पेट भरने के लिए पत्तों को और मिट्टी को खाना शुरू कर दिया था। लेकिन माओ जेडुंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इस फेमाइन की वजह से 1959 से 1961 के बीच लगभग 25 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। और माओ जेडुंग की पॉलिसीज ने चाइना की बुरी हालत को और भी ज्यादा बुरा बना दिया था। लेकिन इसके बाद उनको पावर से हटा दिया गया और 9 सितंबर 1976 को माओ जेडुंग की मौत हो गई। माओ जेडुंग के बाद डेंग शाओपिंग पावर में आते हैं और चाइना की हिस्ट्री में इनको सबसे ग्रेट लीडर भी माना गया है। डेंग पावर में आते ही बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब तक जो चाइना की हालत हो चुकी थी उसको देखकर ये समझ चुके थे कि अगर हमें अपने चाइना को ग्रो करना है तो हमें कैपिटलिज्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो इन्होंने लोगों को उनके राइट्स दिए, मार्केट्स को ओपन करा, लोगों को फ्रीडम दी कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। और साथ ही में डेंग ने 4 मॉडर्नाइजेशंस पर काम करना शुरू करा, यानी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड नेशनल डिफेंस। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड्स को राइज करना, बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना और चाइनीज स्टूडेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीज में स्टडी करने के लिए भेजना। डेंग ने पूरी दुनिया के लिए अपने देश की इकोनॉमी को ओपन कर दिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश करे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर चाइना में आए और उनके साथ बाकी देशों की टेक्नोलॉजी भी चाइना में आ सके। और साथ में उन्होंने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी रफ्तार के साथ डेवलप करना शुरू कर दिया। 1958 में डेंग ने एडवांस्ड मिलिट्री साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाइना की आर्मी से 1 मिलियन ट्रूप्स को बाहर निकाल दिया और जो करप्ट सीनियर ऑफिसर्स या बूढ़े सोल्जर्स थे उनको रिटायर कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसों को साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकें। दोस्तों, डेंग के पावर में आने के बाद चाइना की जो ग्रोथ हुई उसको आप इस ग्राफ में देख सकते हो। और जो चाइना आज एक पावरफुल कंट्री बनकर यहाँ तक पहुंचा है उसका मेन रीजन डेंग के द्वारा करे गए रिफॉर्म्स और उनकी पॉलिसीज ही हैं। दोस्तों, बात करते हैं शी जिनपिंग के बारे में। 14 मार्च 2013 को शी जिनपिंग चाइना के नए प्रेसिडेंट बने और जब से ये प्रेसिडेंट बने तब से इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी ज्यादा बुरे रहे, बेसिकली लैंड एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से। और ऊपर से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स सामने आती है जिनमें चाइना वाले अपने देश की करेंसी की वैल्यू को इंटेंशनली कम दिखाते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा जा सके। अब क्योंकि इनके पास प्रोडक्टिव और सस्ती लेबर है, इसलिए बाकी देशों की ज्यादातर इंडस्ट्रीज चाइना में लगाई गई हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करा जा सके। शी जिनपिंग के द्वारा वो सभी काम और प्रैक्टिसेस करी जाती है जिनसे इनके देश का फायदा हो, बाकियों का कितना भी नुकसान हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी फेमस एग्जांपल है इनकी डंपिंग स्ट्रेटजी। इंटरनेशनल ट्रेड में डंपिंग तब होती है जब कोई कंट्री अपने गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले देश के मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर करे, और स्पेशली तब जब एक्सपोर्ट करने वाले देश की वजह से दूसरे देश के लोकल और डोमेस्टिक बिजनेसेस पर बुरा असर पड़े। इस तरह के स्ट्रेटजीज के लिए चाइना खास तौर पर बदनाम है। लेकिन खास बात यह है कि ये करना कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। ट्रेड को बूस्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है, लेकिन अगर इसकी वजह से लोकल बिजनेसेस पर बुरा असर पड़ने लगे तो एंटी डंपिंग टैक्स लगाए जा सकते हैं।
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चाइना की सोलर, स्टील, पेपर, ग्लास और ऑटो पार्ट इंडस्ट्री में लेबर एक्सपेंसेस 2 से 7% के बीच थे और ज्यादातर प्रोडक्शन ऐसी कंपनीज कर रही थी जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्मॉल थी। लेकिन फिर भी ये कंपनीज अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के मुकाबले 25 से 30% कम प्राइस ऑफर कर रही थी और इसका कारण चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इन बिजनेसेस को मिलने वाली सब्सिडीज थी। अब क्योंकि चाइना अपने प्रोडक्ट्स का इतना कम और कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करता है, इसी वजह से अमेरिका जैसे देश में वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग शेयर कम होता गया। अब अगर इस चीज को वाइड व्यू से देखें तो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के बाद चाइना ने अपने बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोसेसिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंट होने का प्रॉमिस करा था, लेकिन इन प्रोमिसेस पर काम बहुत ज्यादा कम या फिर ना के बराबर करा गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज को चाइना में सर्विस देने के लिए अलाउ नहीं करा गया है। चाइना में बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है। इनफैक्ट 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग ओवरऑल बिजनेस करने में आसानी के मामले में चाइना 190 कंट्रीज में से 31 नंबर पर रैंक करता है। चाइना में बिजनेस करना पॉलिटिकली रिस्की है, ट्रांसपेरेंसी की काफी ज्यादा कमी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोरी होना, ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यूएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की वजह से उनको $600 बिलियन का नुकसान हो रहा है। वैसे तो बिजनेस करने के लिए अगर हम कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा स्टेबल डेमोक्रेसी है और ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस है। और दूसरी ओर चाइना में बिजनेस करना काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के मामले में 2018 में चाइना ने 71 टाइम्स और 2019 में 26 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हासिल करी हैं। यहाँ पर बात सिंपल है, जितनी बड़ी मार्केट उतना बड़ा प्रॉफिट। और इसी वजह से अमेरिका और बाकी सभी देश चाइना में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इसको प्रायोरिटी देते हैं। अब बात करते हैं चाइना के कॉपी कैट नेचर के बारे में। हम इंडिया वाले ये सोचते हैं कि किसी की बनाई हुई चीज को कॉपी करके उससे पैसे कमाना बुरी बात है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइनीज लोगों के लिए कॉपीराइट का मतलब है कॉपी इट राइट। और इसकी एग्जाम्पल है ये फोटोज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।